श्री गणेश करते हैं। देखिए, जो आज का विषय है बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमने पहले भी कहा था कि यह कोर्स जो करेगा वो पहले उसको अपने काम आएगा, अपने घर परिवार में काम आएगा, उसके बाद आस पड़ोस में काम आएगा और तब आप बाहर के बच्चों की सेवा, समाज की सेवा करेंगे, तब नौकरी चाकरी की बात आती है। पहले तो आपके लिए इस कोर्स की आवश्यकता है, क्योंकि दिव्यांगता माँ के गर्भ से है, जन्म के वक्त है, युवावस्था में है और बुढ़ापा में तो सभी को है। इतना बड़ा कार्य में आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन ज्ञान हासिल नहीं करते हैं, तो कितनी बड़ी बेवकूफी है। चलिए, काउज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी, यानी मेन आपका काउज प्रिवेंशन, प्रिविलेंस, ये मुख्य रूप से आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान देना होगा। देखिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी संख्यांकी वो हम बाद में बताएंगे, इसी में बताएंगे, पर पहले ये जो तीन चीजें इस पर ध्यान दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। तो देखिए, पेरीनेटल, पेरीनेटल जन्म से पहले, गर्भावस्था के दौरान। दूसरा है प्रीनेटल, जन्म के बाद वक्त। पोस्टनेटल, जन्म के बाद। एक हो गया प्रीनेटल, गर्भ में, जन्म से पहले। एक पेरीनेटल, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय। एक हो गया पोस्टनेटल। ये तीन कारण को समझिए। तो चलिए, हम नित्य दिन बताते हैं कि एक सुविचार लेकर के आते हैं, पता नहीं आप लोग मेंटेन करते हैं कि नहीं मेंटेन करते हैं। नहीं मेंटेन करिएगा तो जाएगा सो पाया, जो सोया सो खोया। तो चलिए, इंटरनल विजिलेंस विद द प्राइस ऑफ लिबर्टी, सतत जागरूकता स्वतंत्रता की जड़ है, इसलिए सतत जागरूक रहिए, सोए में भी जागरूक रहिए, गुस्से में भी आप मत खोइए, गुस्सा हो लेकिन आप नहीं खोइए। तो देखिए, हार नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं हार मानना चाहिए पता है? हार नहीं मानना चाहिए, क्यों नहीं हार मानना चाहिए? इसलिए हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि जो महान चीज होता है वह समय ज्यादा लेता है, इसलिए महान कार्य में समय लगता है और उसमें ज्यादा समय लगता है। सो दैट हार नहीं मानना चाहिए, ट्राई अगेन एंड अगेन। चलिए, एक छोटी सी कहानी इसमें कहते हैं। एक राजा था, जो राजा ने कहा कि हमको जो कहानी से, कथा से जो मन उबा देगा उसको अपना आधार आज पर हम लिख देंगे, और जो नहीं ऐसा कर पाएगा उसको सिर कलम, सिर कलम समझते हैं? सिर कलम, हाँ। कितने लोग गए, अनेक प्रकार की कथा कहानी कहे, लरूक एक व्यक्ति गया, मतलब हुजूर, एक राजा ने बहुत बड़ा हाथा बनवाया, अंदर बाहर पलस्तरा करा दिया और उसमें हजारों बोरा चीनी रख दिया। हजारों बोरा, घर द्वार बनता देखते हैं ना कि कहीं कहीं छोटा मोटा छिद्र रह जाता है, तो जहां मीठा रह गया वहां चीटी रह, संयोग से चीटी लग गया। और चीटी, एक चीटी जाए, एक चीटी आवे, एक चीटी जाए, एक चीटी आवे, एक चीनी लेके जाए, एक चीनी जाए, एक चीनी माने एक चीटी चीनी लेके जाए और फिर आवे। इस प्रक्रिया हुआ 1 सप्ताह 15 दिन तक चलते रहा। तो बोला, ये कौन सी कथा है? तो मालिक, हुजूर, कथा तभी आगे बढ़ेगा जब इस हाथा का चीनी खत्म होगा। तो चीनी कम से कम तो साल 2 साल रहेगा, तो होगा नहीं, 1000 बड़ा चीनी है ये हाथा में। तो राजा कहा, भाई तुम्हारी कथा से हार मान लिया, आधार पर। तो देखो, इसलिए ये कहानी हम कहे, इसका रीजन यह है कि हार नहीं मानना चाहिए। यहाँ ना धनवानों की कमी है, ना ज्ञानवानों की कमी है, और न यहाँ पहलवानों की कमी। धरती किसी चीज से विहीन नहीं है, सब कुछ धरती पे। राजा जनक अपनी बेटी के शादी में क्या कहा था, जब धनुष कोई नहीं तोड़ पाया कि लगता है पृथ्वी विहीन हो चुकी है। राम क्षत्रिय, शत्रुघ्न क्षत्रिय, लक्ष्मण क्षत्रिय, क्या बोले वो? जिस सभा में क्षत्रिय हो और वहां कोई वीर विहीन की बात करे, यह संभव क्षत्रियों के लिए नहीं है। और अभी भी वीर है,
तो आज भी सब कुछ है, वही सूर्य है, वही चंद्र है, वही तारा है, वही आकाश है, वही पता है। बस हमारा आपका व्यवहार बदल गया है, जिसके चलते हम लोग काफी परेशान रहते हैं। चलिए कम ऑन द टॉपिक, अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ डिसेबिलिटी। दिव्यांगता के 3 कारण जो है आपके सामने हैं। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, नेटल, न्यूनेटल और पोस्टनेटल, और प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल, ये 3 कारण हैं। तो चलिए पहला जो है आपका पेरीनेटल। तो पेरीनेटल में सबसे पहले जन्म से पहले जेनेटिक डिफिक्स हो सकता है कि आपके माता पिता, आपके पूर्वज में किसी दादा नाना नानी किसी को तो हो सकता है, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम भी है, जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद माता पिता की पोषण की कमी, अगर माँ कुपोषित हो तो हो सकता है। इसके बाद गर्भावस्था में संक्रमण जैसे रूबेला, जर्मन मीजल्स। अभी जाना है कि रूबेला क्या है, जर्मन मीजल्स क्या है। रूबेला जर्मन मीजल्स दोनों सेम ही है, लेकिन रूबेला क्या है हम अभी बताएंगे। हाँ, वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन इसको डिटेल्स हम बताएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है, कहीं क्वेश्चन आ जाए कैसे जवाब दिया, इसको भी हम बताएंगे, क्योंकि ये हमारा पहले जो विषय है वो खत्म हो गया, अभी बताएंगे। इसके बाद एक्सेस ड्रिंकिंग हो, नशे का माता शिकार हो, है ना, हाँ, या फिर एक्सीडेंट कर गए हों, कोई हादसा सुना गया हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। या माँ बीपी का शिकार हो, शुगर का शिकार हो, तो ये सारे कारण जन्म से पहले के कारण है, जिसके कारण जो है आपका दिव्यांग बच्चा हो सकता है। एज डिफरेंस भी है, डिफरेंस, हाँ, सो मेनी कॉजेज। एज डिफरेंस क्या है कि अगर 45 से ऊपर है तो भाई मदर फादर का उम्र 35 से ऊपर है, तो चाइल्ड लीड्स डाउन सिंड्रोम, में भी नॉट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। एंड राइट एज ऑफ मैरिज 20 to 25। और आजकल इस कलयुग में पढ़ाई करते करते व्यक्ति का 25 का उम्र पार हो जाता है, तो रखो 25 से 30। अब 30 के बाद शादी करने का एज हमें नहीं लगता है, हमें क्या है, बायोलॉजिकल थिंकिंग है। क्यों हंस रही, क्या बात, कुछ गड़बड़ है क्या? अब आगे क्या है, पेरीनेटल, यानी जन्म के वक्त, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा मदर रूम से बाहर आता है, तो उस समय का है ऑक्सीजन की कमी, अनट्रेन्ड नर्स हो, गांव देहात में कोई आती है वो आके बच्चा इसको करवा देती है, वो कैसा कैसा गर्भनाल काटने के लिए क्या क्या ले आएगी, कहीं इंफेक्शन हो जाएगा, समस्या बढ़ सकती है। दूसरा आपका प्रीमेच्योर बेबी, जन्म से पहले, हाँ। उसके बाद प्रसव के दौरान चोट लगना, क्या हो सकता है बच्चा को किसी कारण चोट लग जाए, बच्चा इशू होने में, बहुत सारे कारण। फॉर्सेप डिलीवरी, समझते हो फॉर्सेप डिलीवरी, बच्चा को कितना, इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, ऑपरेशन, तो ये सारे चीज में संभावनाएं रहते हैं कि बच्चा दिव्यांग हो सकता है, में भी इन्फेक्शन हो जाए, अगर रूम क्लीन नहीं है तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सारे कारण है जन्म के वक्त का। और पोस्टनेटल, जन्म के बाद जन्म के बाद जो कारण है एक्सीडेंटल भी हो सकता है। इसके बाद क्या है कि आपको मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस क्या है अभी हम बताएंगे, पहला जर्मन मीजल्स, रूबेला, मेनिंजाइटिस हम बताएंगे, फिर जो खत्म होने, अगर वो बता लेंगे तो विषय डाउन हो जाएगा, इसलिए हम बताएंगे। इसके बाद जर्मन मीजल्स क्या है, रूबेला क्या है, मेनिंजाइटिस क्या है, पोलियो, मलेरिया क्या है, पीलिया। तो ये सारे क्या है कि आपका चोट लगना, दुर्घटना होना या कोई संक्रमण होने से भी बच्चा दिव्यांग हो सकता है जन्म के बाद। और कुपोषण, बच्चा को उचित बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है। इसके बाद
पर्यावरणीय कारण है, पर्यावरण इन्वायरमेंटल फैक्टर, खासकर जहां हम लोग बैठे हैं झरिया धनबाद। और हम लोग विजिट करने गए थे ना, होम विजिट में, तो एक घर में 2-2 3 3 को बच्चा निकल रहा है ना। क्यों झरिया में इतने बच्चे दिख गया? इसका कारण क्या है? यहाँ पोल्यूशन है। यहाँ क्या है भाई? यहाँ जल दूषित है, हवा दूषित है। तो जल और हवा दूषित है, हवा हमको लेना है, जल हमको पीना है, तो हमारे बच्चे पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद मानसिक तनाव या सामाजिक उपेक्षा। मानसिक तनाव क्या है समझते हैं? हाँ, क्या मानसिक तनाव है? हाँ, भाई इतना पढ़े लिखे कुछ नहीं हुआ, चलो आजकल माँ बाप कितने ऐसे हैं, बाल बच्चा पढ़ लिख लिया है और नहीं तो माँ बाप उसको खाना तक नहीं देते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बाहर तक जाकर कुछ कमा कुछ करो, उसको लगता है इतना पढ़ लिख करके हम तिरस्कार के शिकार। मैं अपने गांव में देखा हूँ। और जब वो लड़का क्या पुलिस में हो गया, तब वही माँ प्यार से खाना बना के दे। मैं क्या कहूँ, चलिए इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। मैं देखा हूँ, अपनी आंखों की बात देखा हूँ। बोला अरे तुमको तो इस पर उसमें बुढ़ारी में शादी हुआ है। दूसरा, शादी होने के बाद नौकरी पाया, शायद उस लड़की के भाग जैसे जो हो। बेचारा बहुत प्रयास करता था, पुलिस में नहीं होता था। उसका माँ बाप भौजाई सब उसको, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सब उसको एक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो 3 भाई था, तो 2 भाई ऑलरेडी नौकरी कर रहा था और एक भाई को नहीं हुआ। वो एकदम नेगलेक्ट बेचारा, लेकिन आज वही सफल है सब कुछ। तो भैया देखो, तुम्हारे बारे में कोई पूछेगा नहीं, तुम कितना सुंदर हो, कितना अच्छा कपड़ा पहना है, किसी को मतलब क्या कमाते हो, तुम्हारा स्थिति क्या है, तुम्हारा चेहरा से कोई मतलब नहीं, समझे? तुम्हारा कपड़ा से कोई मतलब किसी को नहीं। आप सफल हो तो ठीक है, आप असफल हो 3 पीस पहन के भी को कोई मतलब नहीं। क्या गलत बोलते हैं? देखते हो खेसारी लाल यादव देखो, खाली गंजे पहन के सैंडो निकल जाएगा और 3 करोड़ की गाड़ी में बैठे, उसको कहेगा गरीब? कोई गरीब कहेगा उसको? कहेगा कोई गरीब राखी उसको? लेकिन राखे और गंजी पहन के आ जाएंगे तो वो कहेगा लगता है नहीं है इसको दे दो। गलत बोलते हैं क्या? तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है आपका इंटरनेट चालू, इसको विकसित करने का प्रयास करिए। आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप किसी तरह से रह रहे हैं, तो आपकी कोई शिकायत नहीं करता तो क्षम है, क्योंकि आप समर्थवान है। बहुत सारी चीजें विचार करने की चीज है। अब चलिए आगे है प्रिवेंशन ऑफ प्रिविलेंस। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, ये तो खत्म हो गई कहानी। प्रिवेंशन, अब रोकथाम। भैया दिव्यांगता न हो कैसे रोकथाम करें? बस इसका उल्टा है। क्या उल्टा है? प्राइमरी प्रिवेंशन। हाँ, प्राइमरी प्राथमिक प्रिवेंशन क्या है? हम बच्चे को, माता को, गर्भवती माता को टीकाकरण कराए। टेटनस का टीका होता है, रुबेला का होता है, पोलियो का होता है, तो गर्भवती माता को दिलाएंगे। उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग होता है, कहीं जेनेटिक समस्या कुछ है या नहीं, इस पर हम विचार करेंगे। इसके बाद गर्भधारण के पूर्व जो है आपका हम सलाह लेंगे, हम गर्भधारण करें या नहीं। ऐसा भी हो सकता है माँ की इच्छा है पिता की इच्छा नहीं, बच्चे हो सकते हैं। ऐसा है कि लोग चाहते नहीं हो, अनचाहे गर्भधारण हो गया, ये भी एक समस्या है। इसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, माने द्वितीय रोकथाम। जन्म के बाद जो है नियमित स्वास्थ्य जांच करें। किसका? राइट, एकदम पीरियडिक जांच होता है। हाँ हाँ, संपूर्ण वो इम्यूनाइजेशन सुई को याद कर गई, रट गई। हमने देखिए कितना अभी आप लोगों को पढ़ा दिया है, RPWD एक्ट मोर देन 80% में पढ़ा दिया है, 4 दिन क्लास चला है आप एक्ट पूरा, RPWD एक्ट। इसके बाद शुरुआती पहचान और उपचार, एयरली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। हम बता चुके हैं कि अर्ली
आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन से क्या फायदा है, क्योंकि बच्चा जल्द विकास करे। इसके बाद अगर कुछ संक्रमण है तो उसका समय पर उपचार करें। अगर लगता है कुछ समस्या है तो उपचार करें, ठीक हो जाए। ज्यादा समय लेगा तो फिर ठीक नहीं होगा, समस्या जो होती है आजीवन रह जाएगी। जैसे स्टैमरिंग है तो लोग अरे कोई बच्चा लोग जो है ना तो हकलाता है फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन वो आजीवन चल जाता है। कितने देखिए 25 वर्ष 30 वर्ष लोग बोलेगा हाँ ठीक है सर, तो ऐसा है ना, कल हम लोग देखते हैं इस काम को कैसे होगा। अगर उसको जन्म में इसको ट्रेनिंग दिया जाता है स्किल्स तो ठीक हो जाता है। कितना लोग हकलाता है तो अच्छा बच्चा है, अरे ठीक हो जाएगी, क्या चिंता बा, अभी बच्चा बा, कोई कोई देर से ठीक बोला रहा, क्या होता है पूरा जीवन रह जाता है, कल आइएगा। ऐसी बहुत सारी समस्या। इसके बाद आगे है आपका ट्रीटरी प्रिवेंशन, तृतीय उपचार। तृतीय उपचार क्या है भैया? तृतीय उपचार है अब जब समस्या हो गया तो समाधान करना है ना, तो स्पेशल स्कूल करिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाइए, फिजियोथेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जो हमारी पुनर्वास सेवाएं हैं उसको दीजिए ताकि कुछ सुधार हो। उसके बाद आर्टिफिशियल नींद, हाँ व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, हेयरिंग एड, हैंड क्रचेज, कल्पर, लेग्स, है ना, सहायक उपकरण जिसको असिस्टेंट डिवाइस। क्वेश्चन आता है असिस्टेंट डिवाइस क्या है, आ जाएगा, व्हाट इज असिस्टिव डिवाइस। व्हाट इज असिस्टिव डिवाइस? असिस्टिव डिवाइस क्या है? देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भूल भुलैया ऐसा आता है। अब आप ढंग से पढ़ें तभी जवाब दे पाएंगे, नहीं पढ़े तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप लिख दीजिए असिस्टेंट डिवाइस जो दिव्यांग सहायक उपकरण जो दिव्यांग बच्चों को पुनर्वास में लगाया जाता है, असिस्टेंट डिवाइस। इसके बाद आपका शिक्षा और रोजगार, एजुकेशन भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो अधिकार मिला हुआ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। सोशल इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज सोशल इंक्लूजन? सोशल इंक्लूजन व्हाट इज, क्या है सोशल इंक्लूजन? सामाजिक समावेशन। आप दिव्यांग को समावेशिक समावेशन करेंगे, समावेशिक समावेशन उसको समाज में भी मिलकर रहने की। अब है प्रिवलेंस ऑफ डिसेबिलिटी, देखिए नेशनल लेवल ग्लोबल लेवल, है ना, राइट, सही बात है बेटी। देखिए नेशनल लेवल में बात है ये, जो हमारा भारत में 2011 में जनगणना हुआ, लगभग 2.68 करोड़ यानी 26.8 मिलियन जो है आपके दिव्यांग व्यक्ति थे। कुल जनसंख्या का माना जाए तो 2%, 2.51% होता है दिव्यांग का, लगभग 3% मानिए दिव्यांग है हमारा जो जनसंख्या है उसका हमारा देश में। पुरुषों में क्या है कि पुरुष 56% दिव्यांग, आंकड़ा के अनुकूल जो आया जनसंख्या में, और महिलाएं 44%। इसको ये सब चीजें याद रखना चाहिए। पुरुषों की संख्या दिव्यांगता 56%, महिलाओं की 44% महिलाओं जी। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा दिव्यांगता ज्यादा है, क्यों? क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के अलावा दिव्यांगता ज्यादा है क्यों? क्वेश्चन है। क्योंकि वहां इमीडिएट चिकित्सा सुविधाएं, पुनर्वास सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण वहां दिव्यांगता की संख्या ज्यादा है। ग्रामीण में, शहरों में चूंकि इमीडिएट है व्यवस्था, इसलिए यहाँ दिव्यांगता की संख्या थोड़ी शहर ग्रामीण के बनिस्बत कम है। इसके बाद
मुख्य प्रकार की दिव्यांगता क्या देखा जाता है? माने ज्यादातर अमूमन कौन कौन प्रकार की दिव्यांगता को आप देखते हैं, बताइए अपने मन से बताइए। राइट, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा बोल रही बेटी, वाह, बहुत अच्छा। ये तो अनुभव की चीज है, अच्छी बात है। उसको लोकोमोटर फिजिकल, लोकोमोटर डिजेबिलिटी कह सकते हैं, हियरिंग, विजुअल और भाषा संबंधी भी, बोलने संबंधी, हियरिंग संबंधी और इंटेलेक्चुअल। लेकिन इंटेलेक्चुअल हम लोग को जल्दी उसका समझ में देखने पर आम जन को नहीं आता। हम और आप समझ जाएंगे कि हम लोग इसके विद्वान जन हैं, हम लोग इसके विशेष शिक्षक हैं, हम लोग इसके जानकार हैं, हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन आम जन लोग नहीं समझ पाएगा। अब बात उठती है ग्लोबल लेवल, है ना? हाँ, अब इस लेवल पर देखिए तो WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जनसंख्या का 15% यानी 1 अरब लोग किसी न किसी प्रकार दिव्यांगता से पूरी सूचना, ठीक है। इनमें से लगभग 80% लोग विकासशील देश में रहते हैं। किस देश में रहते हैं? विकासशील देश, जो देश बहुत काफी विकास किया हुआ है, वहां 80% लोग दिव्यांग, 20% दिव्यांग ही रहते हैं, लेकिन विकासशील देशों में ज्यादा दिव्यांग। इसका क्या कारण बताइए? राइट, ये सब कुछ सोचने समझो, देखिए अध्ययन करिए, कैसे? किसी भी विषय का, किसी भी विषय का अध्ययन करिए, टेक्नोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सब सब्जेक्ट एक दूसरे से मिला है। और शिक्षक का मतलब है किसी विषय पर अगर बोलने दे दिया जाए तो कम से कम 1 घंटा बोलने की कैपेसिटी आप रखो, किसी भी विषय पर। शिक्षक बनना, सब कुछ शिक्षक नहीं बन सकता, वो तो बस समय टालता है, 2 पैसा मिल जाए सरकार से, खा लो, कमा लो, जीवन चल रहा है सर। अच्छा शिक्षक बनना तो, अरे बाप, त्याग और तपस्या का प्रतिमूर्ति होते हैं अच्छे शिक्षक, उनमें खाली त्याग और तपस्या होता है। अब वृद्धजन और महिलाओं में दिव्यांगता अधिक प्रभावित करती है, क्यों? क्वेश्चन, हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि बूढ़ा में और महिलाओं में ज्यादा दिव्यांगता होती है, क्यों? वृद्ध महिलाओं और पुरुष में ज्यादा दिव्यांगता क्यों? वो मुंह देखती है, अरे पगली, तो हम पहले ही बोल दिए कि भैया कोई माँ के गर्भ से जन्म है, अब दिव्यांग है, कोई जन्म के बाद दिव्यांग होता है, और कोई कोई जो है ना जमाने में दुर्घटना से होता है, बुढ़ारी में तो सबको होना है। तो सोचिए समझिए चीज है, क्योंकि सृष्टि के बाद सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, एस्टोपैरासिस, हाँ, ये भी काम करना, थोड़ा भूलने की, है ना? तो कुछ चीजें जो है ना वो कुछ नहीं धड़ाक से बोलने की है, ये तो सोची समझी चीज है, इसको पढ़ना पढ़ाना क्या है, ये तो पढ़ा और पढ़ाए हुआ चीज है। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था डेमोग्राफी प्रोफाइल, है ना? इस पर अब हम चलते हैं, देखिए आ गया डेमोग्राफिक बाई एज। बाई एज में देखते हैं कि एज के अनुसार, अब देखिए सबसे अधिक दिव्यांग 60 वर्ष से ऊपर में देखते हैं, क्योंकि कारण क्या है बता दिया, ठीक है। 0 से 14 वर्ष में 30% दिव्यांगता नहीं, कितना? 30%, 0 से 14 वर्ष और 18 वर्ष, लेकिन सबसे ज्यादा बुढ़ापन में, हाँ 60+। इसके बाद अब लिंग के अनुसार हम तो ही बताए हैं कि पुरुषों में दिव्यांगता की दर, हाँ, महिलाओं में 44%, परंतु ओल्ड एज में महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो लेडीज प्रॉब्लम के कारण ही ऐसा हो जाता है। इसके बाद स्थान के अनुसार आ जाइए, है ना? बाई एज बता दिया, बाई जेंडर बता दिया, बाई लोकेशन आई है। अब धनबाद में रहिए तो दिव्यांग तो ज्यादा होगा ना करेगा, झरिया रहिएगा तो धनबाद में ज्यादा दिव्यांग होगा, कोलेरी में रहिए तो जल्दी दिव्यांग होइएगा, और जल्दी मरिएगा भी, 10 साल उम्र सही कम हो जाता है कोलेरी।
तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगता का अनुपात शहरी तुलना में अधिक है, क्योंकि वहाँ चिकित्सा पुनर्वास सेवाएं सीमित है। इसीलिए देहात में ज्यादा है, टाउन में कम है। लेकिन टाउन में कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की देहात से दिव्यांगता ज्यादा है, वो अमूमन फिक्स है, जैसे हमारा झरिया और धनबाद, देहात से ज्यादा यहाँ दिव्यांगता है। हम तो सर्वे कर चुके हैं उसको, एक घर में 3-3, 4-4 बच्चे, खासकर झरिया, झरिया में 2000 बच्चे, 5000 बच्चे हैं देखा। कितना को ट्रेनिंग दीजिएगा, जगह नहीं मिलेगा, क्या कराए व्यवस्था सरकार। इसके बाद अब है बाई एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसके आधार पर देखिए शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट के अनुकूल अधिकांश दिव्यांग व्यक्ति शिक्षा और रोजगार के अवसर से वंचित है। जो दिव्यांग है वह शिक्षा से वंचित है और रोजगार से वंचित है। भावना है वो कर नहीं सकता। एक भावना क्या है, वो वहां जाना बड़ी दिक्कत है सर। अभी एक बच्चा हमारे यहाँ, आप लोग देखते होंगे तो व्हीलचेयर पर आता है, दीपू रवानी। उसकी माँ ने 2 साल पहले हमारे यहाँ नामांकन कराई। हमारे यहाँ दिव्यांग का नामांकन पैसा नहीं लगता है, फीस भी नहीं लगता, ट्यूशन फी फ्री। हाँ, गाड़ी भाड़ा देना पड़ेगा। हॉस्टल जो है वो तो महा फ्री है, लेकिन जो डे केयर में आते हैं तो गाड़ी है, ड्राइवर है, दूसरा खर्च तो देना होगा। 1000 महीना, जो नजदीक है 500, 1500 ही लगता है। उसके बाद हमारे यहाँ नामांकन कराई, 2-4 महीने 1000 करके गाड़ी भाड़ा दी, उसके बाद बंद कर। उसके पिताजी ड्राइवर थे, शायद पैरालिसिस क्या हुआ, कुछ समस्या हुआ, बैठे। बोले सर क्या करें, तब उसको मैंने 1000 महीना पास करा दिया। हम जो स्वामी विवेकानंद अनुदान मिलता है उसे मिल रहा है, और चूंकि मैट्रिक कर रहा है हमारे यहाँ तो 250 रुपया राज्य सरकार भी देती है, 1250 उसको मिल रहा है। सर हमने एक दिन फोन किया था, परसों तरसों, हम चलो अब संकल्प लिए इसको मैट्रिक पास ही करा दें, और 2 साल उसको उसने गाड़ी भाड़ा दिया और वो लड़का मैट्रिक पास कर गया। अभी आईए का एडमिशन लेना था तो उसको मैंने आईए का बुक सब दे दिया था, एक पैसा का भार में एडमिशन नहीं ले पाया। हमने उसको 2-3 दिन पहले फोन किया तो कहता है, हमने कहा देखो बेटा ऐसा करो कि 3 साल में तुमको हम टीचर बना दें, क्योंकि वो लड़का पैर से दिव्यांग, अपर मेंटल फिट है, वो टीचर ट्रेनिंग कर सकता है, हमारे जीवन के लिए नाम जस कीर्ति भी होगा। इसीलिए मैंने जवाब दिया था कि चलो हमारा तो काम ही करना है, मत पास कर दिया, मैट्रिक पास हो गया। लेकिन हमारे पास बहुत बच्चे हैं, 60% बच्चे। हमने एक दिन फोन किया उसको 3-4 दिन पहले, तो कहा हमको देखो एक साथ तुमको और पढ़ोगे हमारे यहाँ तो फार्म भरो, अभी अक्टूबर नवंबर में आइए पास कर जाएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर में हम टीचर्स में एडमिशन लेंगे, मिला जुला कर 1.5 लाख रुपया 2 साल में तुम्हारा खर्च में हम कुछ सरकार भी दे देगी, कराए यानी 200 लाख में आपका आईए भी होगा, टीचर्स ट्रेनिंग भी हो जाएगी। वो लड़का का जवाब था, सर आपका जो बाकी 48,000 42,000 सर तो हम दे ही नहीं पा रहे हैं सर, सर माफ करिए सर, नहीं दे पाएंगे सर, हमारा क्या करें सर, खाएं कि दें, माँ दूसरे घर में काम करती है सर, अब हम ना ही पढ़ पाएंगे सर। हमको लगा कि हम क्या करते हैं, तो मैं सोचा हूँ जाऊंगा उसके घर। आज तक उसका घर नहीं गए, घर देखेंगे स्थिति क्या है, माँ बाप का उसका, उसको हमने एक बार लायंस क्लब से व्हीलचेयर दिलाया, बीसीएस से व्हीलचेयर दिलाया, और पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ फ्री हुआ, भाड़ा भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमारा काम ही यही है। दिव्यांग है नहीं दिया था, लेकिन अब हम संकल्प लिए कि उसको हम आइए करा के, और टीचर्स ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, टीचर हम बना के भाई, तो उसमें 3 साल में 2-2.25 लाख रुपया का खर्चा है। हम देखते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, आम लोगों से अनुरोध करते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीसी साहब सब जगह लिखेंगे, जो सहायता मिल जाए एमएलए एमपी महोदय सबको देंगे, जिनको देना है दे, नहीं देना है राधे राधे, तो जीवन जिंदाबाद, हम संकल्पित है तो कराएंगे, कोई दे या नहीं दे। हमारा खुद चचेरा भाई दिव्यांग था, 2 साल यहाँ पढ़ा, फी दिया, हॉस्टल से मैंने 1 पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं, आज नौकरी कर रहा,
अपने गांव के बगल में 2 साल, आप 2 साल किसी को रखेगा? 1 महीना में कहिए तो वो आफत है, रोज खाना बनाओ, खिलाओ, रोटी ठोको। नहीं, गांव देहात में कोई रिलेशन आ जाए चलेगा, सप्ताह दिन भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके घर में, टाउन में अगर कोई रिलेशन आ जाए तो भार हो जाता है। क्यों भार हो जाता है पता है? क्योंकि सारा आदमी व्यस्त है अपना काम में, सब घर छोड़ के चला जाए। अब जो हमारा गेस्ट आया उसके पास से क्या दीवाना रहेगा, के खाना देगा, के नाश्ता देगा, के पानी देगा। वो लगता है कि जितना जल्दी जाए फ्री हो जाएंगे। नहीं, कॉमन थिंकिंग है, ये चीज सत्य है। तो हम कहां पर थे? शिक्षा और रोजगार। तो शिक्षा और कौशल विकास माध्यम से आत्मनिर्भरता बढ़ाया जा सकता है, यानी उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है दिव्यांगों को। कैसे? शिक्षा और रोजगार से, पुनर्वास से। अब देखिए, इसी के बीच में आप लोगों को एक विषय था, रूबेला, जर्मन न्यूज। तो देखिए, जो रूबेला है, रूबेला एक संक्रमण बीमारी है, आप लोग इसको जान रहे हैं। इसको दूसरे भाषा में जर्मन मीजल्स, जर्मन खसरा भी कहते हैं। ठीक है, सेम है दोनों। इसका लक्षण होता है कि चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में गुलाबी एहसास आता है, चित्ता चित्ता टाइप का, और आंख भी हल्का हल्का लाल नजर आएगा, गला में दर्द होगा। उसके बाद ये जो लिम्फा नोड्स बोलते हैं, ये आपका गर्दन के पीछे में सूजन हो जाएगा। इसके बाद सिर में दर्द होगा, हल्का बुखार भी हो सकता है। और यह बीमारी अक्सर 2-3 दिन तक रहती है, इसलिए इसे 3 डे मील्स, 3 डे मील्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ जाएगा, 3 डे मील्स लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? 3 डे मील्स। 3 डे मील्स क्या है? हाँ, रूबेला है। और रूबेला क्या है? एक संक्रमक। इसका लक्षण क्या है? बुखार होता है, लाल लाल धब्बा होता है, गर्दन पे उठा सा हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, सिर में दर्द, कमर में दर्द, अमूमन चीज होता है। एक सीरियस चीज है कि अगर गर्भवती महिलाओं को रूबेला हो जाए तो समझते हो कि जान लो, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान यदि रूबेला हो जाए तो गंभीर समस्या हो सकती है। क्या समस्या हो सकती है? हाँ, दिल की खराबी हो सकता है। नहीं कहता हार्ट तो छेट हो गया, बच्चा जन्म लिया है, हार्ट तो छेट। इसके बाद क्या है? सुनने की कमी हो सकता है, आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है, और क्या हो सकता है? मानसिक विकास में देरी हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? CRS। नोट कर लो, व्हाट इज CRS? CRS लिखो, CRS। CRS क्या कहते हैं? CRS लिखो ना, कुछ हम पढ़ाते हैं, कुछ अपने पढ़िए, सेल्फ स्टडी द बेस्ट। CRS का मतलब हो गया कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम। कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम, SYND, सैंड, ROM। डाउन सिंड्रोम होता है ना, डाउन सिंड्रोम होता है, उसे सिंड्रोम करो, SYND, ROM, रोम। कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम, C फॉर कॉन्जेनिटल, R फॉर रूबेला, S फॉर सिंड्रोम। कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम क्या कहते हैं? जब गर्भावस्था में रूबेला हो जाए तो उसके कारण जो समस्याएं होते हैं उसे कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं। अब इसका रोकथाम क्या है? अगर हो गया, क्या रोकथाम है भैया? जल्दी लिखिए, MMR। इससे अच्छा कैसे पढ़ाएगी थी? MMR। MMR, M फॉर मीजल्स, M फॉर मम्स, R फॉर रूबेला, यानी एक शब्दों में मीजल्स, मम्स, रूबेला। हाँ 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 हाँ, राइट राइट, समझ रही हूँ। इसको बोलते हैं MMR, मीजल्स, मम्स,
रूबेला का वैक्सीन दीजिए, इंजेक्शन लगाइए। इससे क्या होगा, रुक सकता है। और हाथों की सफाई करिए। अब यह है एक विषय इस पर आउट था, मेनिंजाइटिस। क्या था? मेनिंजाइटिस। क्या है मेनिंजाइटिस? देखिए, मेनिंजाइटिस ब्रेन और रीढ़ की हड्डी माने ब्रेन और स्पाइनल कोड को ढकने वाली एक झिल्ली है, जो मेनिंजाइटिस की सूजन इन्फेक्शन होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई पूछे व्हाट इज मेनिंजाइटिस, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मेनिंजाइटिस, क्या है मेनिंजाइटिस, तो क्लियर लिख दो कि मेनिंजाइटिस एक गंभीर बीमारी है और यह समय पर इलाज इसकी होता है, जरूरी है। मेनिंजाइटिस क्या है? एक गंभीर बीमारी, ये सीरियस डिजीज, ये एक सीरियस डिजीज है, बीमारी है। मेनिंजाइटिस के टाइप्स ऑफ मेनिंजाइटिस, मुख्य मेनिंजाइटिस के काउज ऑफ मेनिंजाइटिस के बहुत सारे कारण। मेनिंजाइटिस के कारण है आपके बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस, पैरासाइट मेनिंजाइटिस, और कुछ दवाओं के चोट के कारण मेनिंजाइटिस हो सकता है। फीवर के कारण भी मेनिंजाइटिस होता है, हाई फीवर होगा मेनिंजाइटिस होगा, मेनिंजाइटिस होगा ब्रेन डैमेज हो जाए, बच्चा इंटेलेक्चुअल डिजेबल हो जाए, है ना। तो कोई पूछे भाई मेनिंजाइटिस क्या है, तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियां है। मेनिंजाइटिस जब यह सूजन हो जाता है, इंफेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन इसमें आ जाता है, तो यह फैल जाता है और यह मेनिंजाइटिस कहलाता है। तो मेनिंजाइटिस होने का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? पहला बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस हवा से, फंगस पानी फूंदी से, पैरासाइट्स भी हो सकता है, और कुछ दवाओं का चोट से, जैसे एक्सेस दवा ले लिया, हाई मेडिसिन ले ली, उससे भी हो सकता है। अब मुख्य लक्षण इसका क्या है? मेनिंजाइटिस का तेज बुखार, पहला लक्षण क्या है। दूसरा लक्षण क्या है? दर्द, जब बुखार होगा तो दर्द होगा। तीसरा लक्षण है गर्दन की, गर्दन यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है तो सूजन होता है गर्दन में। उसके बाद वोमिटिंग भी होता है। इसके बाद रोशनी से परेशानी होता है, अगर ज्यादा लाइट दिखेगा तो आपको परेशानी परेशानी लगेगा, है ना। इसके बाद क्या है कि आपको इसमें सतर्क रखने की बहुत जरूरत है, सतर्क नहीं रहिएगा तो पैरालिसिस भी हो सकता है, समझिए। और मेनिंजाइटिस पहला लक्षण होता है उसका हाई फीवर आने। और एक दूसरा है पोलियो, नाम तो सुने होंगे आप। अब पोलियो हमारे यहाँ से खत्म है, फिर भी अक्का दुक्का देखने को मिल जाता है। पोलियो क्या है? हाँ हाँ, कैसी बीमारी? यह एक वायरल बीमारी, यानी पोलियो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करता है ज्यादातर? कम के बच्चों। यह शरीर के तांत्रिक तंत्र, नर्वस सिस्टम पर हमला करती है, और गंभीर स्थिति जब हो जाता है इसका तो पैरालिसिस कर देता है, जिसे लकवा कहते हैं, समझिए। पोलियो फैलता कैसे है? हाउ स्प्रेड पोलियो? तो संक्रमित व्यक्ति के फेस से दूषित पानी या खाना लेने से, अगर जो संक्रमित व्यक्ति उसके साथ खाइएगा तो फैल जाएगा, उसके सामने बात करिएगा फैल जाएगा। हाँ, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये फैल सकता है। इसका मुख्य लक्षण क्या है? बुखार, मेनिंजाइटिस ही बुखार, इसमें ही बुखार, गर्दन दर्द, थकान, मांसपेशियों में स्टिफनेस, सब काला लग रहा है, क्या बताएं, यहाँ भी इससे से लग रहा है। उसके बाद पैरों का अचानक कमजोर होना मतलब लगेगा पैर में कुछ दमे नहीं है। इसके बाद लकवे की स्थिति, सूना पड़ जाना। अब इसका प्रिवेंशन, रोकथाम, पोलियो को रोका कैसे जाए? राइट, बहुत अच्छी बात कहा। पोलियो से बचाव करना एकमात्र सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उसको ओपीवी, ओपी लिखो लिखो लिखो, पगली लिखो, ओपीवी, ओ
भी, ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या होता है? जो आप लोग अभी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? पोलियो का दवा खिलाना है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल है, देना है, नहीं पोलियो ड्रॉप, राइट। भारत में पोलियो अब करीब करीब खत्मा की ओर है, इक्का दुक्का देखने को मिलता है। अब एक तीसरा जो था वह था मलेरिया, है ना। अब मलेरिया क्या है? हाँ, अरे वाह, तो तुम इतना जानते, तो खेल कैसे हो गया? भाग, मारेंगे तुम, बड़े मारे, हम ब्राह्मण को छोड़ देते हैं, समझे। ओ, लगता है परीक्षा देने जा रही थी तो मतलब नींद में रहती थी क्या? बस लोग कहीं का घर में खूब पढ़ती हो, परीक्षा कहाँ चल जाता है दिमाग में? तो लिखे तो फेल का हो, नंबर नहीं दिया है तो लिखो, हम लिखे नंबर कहाँ नहीं दिया है। तो देखिए, मलेरिया जो है ना, यह मच्छर से फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है, इंसेक्शनल डिजीज। कैसा डिजीज है? इंसेक्शनल। और कैसे फैलता है? इंसेक्ट बाइट, मच्छर के, या प्लाज्मा नामक परजीवी, एक प्लाज्मा नामक परजीवी होता है, समझ गया ना, से होती है, माने वो भी एक प्रकार का टाइप्स ऑफ इंसेक्ट है। जो मादा एन्फ्लुएंजा, हाँ, तो सब जानते हैं कि काटने से फैलता है। इसका मुख्य लक्षण क्या है? जब बाह, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पसीना, हाँ, पसीना आना शरीर में, कमजोरी, गंभीर मामलों में जो है आपका एनीमिया हो जाता है। एनीमिया होता है मतलब बोलते हैं, हाँ, बेहोशी कोई बेहोश गिर भी जाइएगा। और अंगों का नुकसान, अंगों का नुकसान मतलब आपका काम करना बंद कर सकता है। अब मलेरिया फैलता कैसे है, बोलो? राइट, 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 राइट। गंदा पानी, वहां मच्छर लगेगा, या जमा पानी है, बहुत दिन से जमा है, या मच्छरों की अधिक मात्रा में फैलने वाला क्षेत्र, जहां मच्छर अधिक हो सकता है। अब इसका रोकथाम, प्रिवेंशन क्या है मलेरिया का? मलेरिया का प्रिवेंशन, आप मच्छरदानी का उपयोग करिए, मच्छर नहीं काटेंगे। उसे मच्छर भगाने वाली मशीन, क्वाइल वगैरह आता है, बहुत सारी चीजें आजकल आ गया। हाँ, घर के आसपास पानी जमा होने नहीं दीजिए, घर के आसपास जितना साफ सफाई आप रखिए। और उसके बाद सरकारी फंगी मशीन आता है ना, जो धुआं मारता, स्प्रे करिए। इसके बाद डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटी मलेरिया दवाएं, मलेरिया की दवा मिलती है ना, लोग बांटता है, सरकार लोग बांटता है, हमारे यहाँ भी आता है, हम भी दिव्यांग को बोलते हैं मलेरिया ना हो, है ना। तो हम समझते हैं कि आपको आज रूबेला के बारे में ही बता दिया, मेनिंजाइटिस के बारे में ही बता दिया, इसके पोलियो के बारे में बता दिया, और क्या चीज के बारे में बता दिया? मलेरिया के बारे में बता दिया। तो आज 4 डिजीज के बारे में भी जान गए, साथ साथ मेन चीज जान गए आप, कॉज प्रिवेंशन ऑफ डिसेंट्री, क्या कारण है और इसका रोकथाम क्या है। तो इसी साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, राइट, आई एम सो सॉरी, क्योंकि लंबा क्लास चल गया, हम भूल गए। नहीं नहीं, पीपीटी इज देयर, पीपीटी, एआई के सहयोग से पीपीटी हम बनाते हैं। पीपीटी इसलिए बनाते हैं ना, उसके पीछे रीजन क्या है कि ये इंग्लिश में और हिंदी में, हम हिंदी में बोल देते हैं, हिंदी में प्रेजेंटेशन देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, दोनों के लिए सहयोग हो जाता है, जो इंग्लिश मीडियम है उनको भी और हिंदी मीडियम है उनको भी। तो चलिए पीपीटी के सहयोग से हम कुछ देखते हैं। आज का विषय क्या था? हाँ, हाँ भाई, काउज प्रिवेंशन
चलिए देखता हूँ, बहुत अच्छा है, राइट है ना। दिव्यांग के कारण रोकथाम, प्रसार और जनसांख्यिक प्रोफाइल, है ना। क्लियर समझ में आ रहा है। हमारे हैंडराइटिंग नहीं समझ में आएगा, हमारा बात समझ में आएगी तो समझ में आएगा, और ये भी समझ में नहीं आएगा तो कोर्स छोड़ दो, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रोटी पकाओ, खाओ, आनंद मारो, आराम से चलो, बकरी चराओ, ठीक है। कुछ तो जीवन में कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, जीवन अगर मिला है तो जीना ही पड़ेगा। बकरी चराओ चाहे खच्चर चराओ, चराना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय एवं वैश्विक दृष्टिकोण से देखिए, नेशनल इंटरनेशनल, बकरी चराना इतना आसान है। बकरियों में देखना होगा कितना रोग होता है, जानवरों में ऐसा ऐसा रोग है, बकरी का रोग ऐसा है ना कि अगर एक बकरी को रोग हो जाए, बकरी चरते जा रही है, सब रोग फैलते जा रहा है। अब पीछे जो बकरी चर रही है वो सब एक एक घर में चरा तो बकरी मर जाएगा। हमारे गांव में हुआ था, ज्यादा भी लोग बकरी रखे थे और ये मरना शुरू हुआ था, 3 दिन में सब बकरियां मर जाए, कौन रोग हो गया। तो डॉक्टर ने बताया कि इन्फेक्शन लथा, एक बकरी चरने गया, सबको एक साथ भेज दिए, ये चरते गया, जो सलाइवा गिरा वो फैलते गया, अगला वाला खाते गया, मरते गया। इतना हर चीज के लिए ज्ञान रखना पड़ेगा, खेती करने के लिए ज्ञान, बकरी चराने के लिए ज्ञान रखना पड़ेगा, थोड़े चरेंगे सब बकरियां मर जाएगी। तो क्या कहोगे, हमारे भाग्य साथ में होता है। भाग देखिए, हम कल बताए थे किसी एक दिन कि भाग्य भगवान नहीं बनाते, भाग्य कौन बनाते हैं? हमारा सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य गढ़ते हैं। तो चलिए, दिव्यांग के कारण क्या होता है? दिव्यांगता कारण, दिव्यांगता के कारण जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद, ये तीनों अवस्थाओं में जो उत्पन्न कारण होते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्रीनेटल, जन्म से पहले अनुवांशिक दोष, माता पिता की कमी, गंभीरता, संक्रमण, नशीले पदार्थों का सेवन। जन्म के समय पेरीनेटल, ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, समय से पहले जन्म बच्चा, प्रसव के दौरान अगर कुछ चोट लगा तो यह हो सकता है। देखिए, हम थोड़ी बहुत पिक्चर को भी लाए हैं। और जन्म के बाद क्या है? चोट या दुर्घटनाएं, मेनिंजाइटिस, पोलियो के बारे में मैंने ही बता ही दिया। कुपोषण, पर्यावरणीय कारण, झरिया, धनबाद कहना नहीं, पानी दूषित, यहाँ जल दूषित है, यहाँ हवा दूषित है, आहार दूषित है। दिव्यांगता की रोकथाम कैसे करेंगे? प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम, तृतीयक रोकथाम, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रीटरी रोकथाम है। गर्भवती महिला को पर्याप्त पोषण देना होगा, चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, जैसे टीटनेस, रूबेला, पोलियो, गर्भधारण पूर्व परामर्श, ये सब आवश्यकता पड़ता है गर्भवती महिलाओं के लिए, वो जरूरी है। द्वितीय रोकथाम, जब बच्चा जन्म लेता है उस तुरंत स्वास्थ्य उसकी जांच करिए, शुरुआती जांच करिए कि कोई समस्या है। जैसे मान लिया बच्चा कोई जन्म लिया है, उसको सुनने का, बोलने का, समझने का सारा जांच इमीडिएट हो सकता है, बेरा टेस्ट करिए, उसे सब निकल जाएगा, बच्चा सुनता है नहीं सुनता है। इसके बाद संक्रमणों का समय पर उपचार करिए, कोई संक्रमण समय से उपचार करिए। तृतीयक रोकथाम, पुनर्वास सेवाएं, पुनर्वास सेवाएं का मतलब है कि अब उसको एसटीपीटी ओटी किया सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण लगाइए, और कोई तो कृत्रिम उपकरण की आवश्यकता है या फिर सहायक मैंने असिस्टिव डिवाइस की जरूरत है, धीरे उसको उपलब्ध करवाइए। शिक्षा रोजगार में सहायता, सामाजिक सोल्यूशन, सोशल इंक्लूजन कराइए। आगे है दिव्यांगता के प्रकार। अब देखिए, एक क्लियर मामला है ना। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पुरुष की संख्या, महिला की संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या अधिक। मुख्य प्रकार, भारत में दिव्यांगों की कुल जनसंख्या, WHO के अनुसार, मैं आपको ये लगा दूंगा ग्रुप में, आप सभी कोई देख सकते हैं, ऐसा नहीं है इससे कुछ छिपा रहेगा, आपको पढ़ने के लिए पूर्ण अवसर दिया जा रहा है। लेकिन प्रयास रहे कि क्लास में मोर देन एवं 60% आप यहाँ सीख के जाइए, बाकी 20% आप घर में रिविजन करिए। घर में रिविजन नहीं करिएगा, नोट्स नहीं बनाइएगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा। अगर ये केंद्र पर केंद्र सफल हो गए, नौकरी भी मिल गई, तो सिर्फ अपना ही पेट भरिएगा, किसी का आप कल्याण करने वाले या आपसे किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। और आप किसी का कुछ करिएगा नहीं तो आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है। देखिए, जनसांख्यिकी प्रोफाइल, आयु के अनुसार हम बताए थे, एज के अनुसार, है ना, लिंग के अनुसार, स्थान के अनुसार, झरिया धनबाद का स्थानीय है, दिव्यांगता होना ही होना है ना। सब बनाकर मैं दिखा दिया हूँ। अब निष्कर्ष क्या मैं निकाला हूँ सो देख लीजिए। दिव्यांगता एक वैश्विक सामाजिक
स्वास्थ्य चुनौती। क्या है? सामाजिक और स्वास्थ्य चुनौती। इसके कारणों की रोकथाम, शीघ्र पहचान, पुनर्वास के माध्यम से प्रभाव को कम किया जा सकता है। कैसे प्रभाव को कम किया जा सकता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जितना जल्दी पहचान कर ली और इंटरवेंशन में लग गई, ठीक है, तो अब उसके पुनर्वास में लगे बहुत कम हो सकता है। रोकथाम, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक में बता दिया। प्राथमिक क्या, रोग दृष्टिगत, तृतीयक क्या है? शीघ्र पहचान, आप पहचान कर लेंगे तो उसको, हाँ, पुनर्वास उसके उसके जीवन करना पड़ेगा। समावेशन, समाज उसको एक्सेप्ट करना होगा, समाज में मिलकर काम करें। भारत सहित विश्व के सभी देशों समाज से नीतियों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की सुधार लाने में प्रयास करना चाहिए। सबको इसकी सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। क्यों प्रयास करना चाहिए? क्योंकि यह बच्चे भी हमारे ही समाज के अंग हैं, हमारे ही किसी के बाल बच्चे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी इनको अपने साथ लेकर के चलें। चलिए, वंदे मातरम।